नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था और उस वक्त तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित सभी कार्य 2021 के अंत तक पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने टोटल बजट 1407 करोड़ रुपए भी जारी किए थे और उससे अब तक करीब 700 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए हैं। यानी आधा बजट अधिकारी ठेकेदारों के पास कर चुके हैं, लेकिन काम न के बराबर हुआ है, जबकि अधिकारी 45% काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का काम कई सालों से चल रहा है, जिसकी चाल चींटी से भी धीमी है। लोगों की दुकानों में धूल जा रही है, महीनों से सड़कें तोड़कर डाल दी गई हैं। लोगों का कहना है कि मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खेल तेजी से किया जा रहा है और प्रधानमंत्री का देवभूमि की राजधानी देहरादून के लिए यह सपना था कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी बन जाए। यहां शहर के नाले ढक जाएं, बिजली के तार जमीन के अंदर हो जाएं, आवाम को सुलभ आवास मिल जाएं। स्मार्ट सिटी देहरादून के पलटन बाजार में दिल्ली के चांदनी चौक जैसी रौनक दिखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहीं हमारे संवाददाता ने लैंस डाउन से जाकर के एक जायजा लिया और खास रिपोर्ट आप देखिए। नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक देहरादून स्मार्ट सिटी, यह प्रोजेक्ट 2017 से चालू हो गया था देहरादून में, लेकिन 2022 के आते आते तो काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का यह प्रोजेक्ट 2023 के अंत तक पूरा हो पाएगा। जी हाँ, मैं आज खड़ा हूँ लैंस डाउन चौक, जो देहरादून का एक बहुत ही अच्छा चौक माना जाता है, एक बहुत ही विकसित चौक माना जाता है। इस चौक के चारों ओर मैं आपको अपने सहयोगी से कह रहा हूँ कि इस चौक के चारों ओर दिखाएं, और यह आप देखेंगे कि यहाँ पर चौक की चारों ओर की सड़कें किस तरीके से खुदी पड़ी है, किस तरीके से टूटी पड़ी है, नाले टूटे हुए हैं, लेकिन कहीं से भी प्रशासन के द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा किसी भी स्तर पर जमीन से काम नहीं होने दिख रहा है। यूँ तो यह 1407 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं से भी इस प्रोजेक्ट में काम होते हुए नहीं दिख रहा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें रोड कितनी, सड़कें कितनी टूटी हुई है, गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है, और साथ में देखें एक नाला किस तरीके से टूटा हुआ है, नाले से पानी भी बह रहा है। यदि यही स्थिति रहे तो कैसे लोग देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में जो विकसित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लोगों की हमेशा से स्मार्ट सिटी को लेकर के यह भावनाएं रही है कि उनका स्मार्ट शहर बिल्कुल स्मार्ट शहर है, लेकिन अधिकारियों की दृष्टि और काम के रफ्तार को लेकर के यह नहीं लगता है कि भी देहरादून एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने जा रहा है। तो 750 करोड़ खर्च होने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि 750 क्या 100 करोड़ रुपये भी खर्च हुए हैं। तो बिल्कुल यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों का देहरादून स्मार्ट शहर जो एक नजरिया है वो बिल्कुल अब धूमिल होते जा रहा है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि आप स्मार्ट सिटी बनाना छोड़ दें और मुझे मेरा पुराना देहरादून ही वापस कर दें। अपने सहयोगी के साथ मैं यशराज आनंद, ANP न्यूज़, देहरादून। उधर उत्तराखंड के श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत इन दिनों क्षेत्र भ्रमण पर हैं। श्रीनगर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। श्रीनगर में मंच से जनता को संबोधित करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि अब यूपी की तरह श्रीनगर और पूरे प्रदेश में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेंगे। देखिए, मैं 4 दिन से अपने विधानसभा में सबको धन्यवाद देने के लिए गया था। लगभग 65 कार्यक्रम हम लोगों ने किए और जितना हमारा कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो सब लोग बड़े कार्यक्रम में सब लोग आए थे। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने सहयोगी सभी मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों का, अपने सांसद जी का, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने गया था कि सब लोगों के अथक प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। मैं भी यहाँ से विधायक बना हूँ और अब हमारा एक ही ध्येय है कि विकास के काम जो अभी 2 महीने आचार संहिता के कारण थोड़ा से रुक गए थे, अब उनको तेज़ी से काम जल्दी शुरू हो जाए। जोरदार स्वागत भी किया है
और इसके साथ ही ये बड़ी बात कही गई है कि रावत ने जनता को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। धन सिंह रावत ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी जिस तरीके से अवैध बिल्डिंग हैं, अवैध लोगों ने जिस तरीके से ज़मीनों को कब्जा कर रखा है और वो उस पर कार्रवाई की जाएगी और अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा। तो रावत ने जनता को होली की शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान जनता ने धन सिंह रावत का जोरदार स्वागत भी किया है। तो उधर विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर हल्द्वानी विधानसभा सीट से जीते कांग्रेसी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि कांग्रेस को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाए हैं, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से उनकी बीती हुई है। और हल्द्वानी विधायक का कहना है कि वोटिंग को लेकर उत्तराखंड में 70 प्रत्याशियों की बंद कमरे में बैठकर बैठक हुई है। विभिन्न बिंदुओं पर इसमें मंथन हुआ है चाहिए, जिसमें विधानसभा में मिले जनादेश को लेकर परिणामों तक पहुंचा जा सके। और हाँ, अवश्य ही नहीं, देखिए अवश्य, क्योंकि ऐसा हमने सोचा नहीं था। हमने तो परिवर्तन दूसरे प्रकार का सोचा था। हमने सोचा था कि कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से जनता के दर्द की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाया था, लेकिन जो कमियां रहीं, जो चूक हम लोगों से हुई है, जनता की कमी नहीं मानता हूँ, जो जनादेश हमें मिला है, एक तो उसको हमें स्वीकार इस समय करने में थोड़ा सा वो कड़वा घूंट है, लेकिन वो कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा। और हाँ, अवश्य ही कई दिनों से प्रचार प्रसार जो अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से दिख रहा है, उसमें अवश्य कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आ रही है कि युवाओं को आगे बढ़ने का इस समय कांग्रेस अवसर दे सकती है। ये अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे सुमित हृदय विधायक बने, सांसद बने, कुछ भी बने, जीवन भर सबसे पहला जो आइडेंटिटी है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के बतौर। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, पार्टी जो निर्देश देगी, हाईकमान जो निर्देश देगा, उस पर अमल भी करेंगे और उस पर हम काम भी करेंगे। मेरी आशा बस यही है कि मंथन जो हो, आज भी मैंने माननीय अविनाश पांडे जी, जो हमारे ये जो हार हुई है, इस पे जो मंथन होगा, उसके जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो शोध होगा, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको भी यही एक ही बात बोली कि 70 के 70 केवल प्रत्याशी और कोई नहीं, 70 प्रत्याशी, आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और 70 प्रत्याशी जो थे हमारे, ये सारे लोग एक कमरे में, बंद कमरे में मौजूद हों और आखिरी हफ्ते में वोटिंग से पहले क्या उन्हें ऐसी आज जो एहसास हुआ है, उस समय क्या एहसास हुआ कि कहाँ चुनाव गड़बड़ाया, इस चीज़ पर अगर हम लोगों ने सही से मंथन कर लिया तो वो जो निचोड़ है वो हमारे बहुत। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कही गई है कि आखिर कांग्रेस की हार जो हुई है और एक बंद कमरे में सभी लोगों को मौजूद होना चाहिए और उसमें मंथन करना चाहिए कि आखिर ये चूक कहाँ हुई है, क्या कुछ अपडेट और है आपके पास? योगेश, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जो दावा कर रही थी यहाँ पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की, लेकिन जब परिणाम आए तो कहीं ना कहीं हवाइयाँ कहा जा सकता है कांग्रेस की उड़ गई उनके चेहरे से, क्योंकि जो परिणाम थे वो अपेक्षा रूप से नहीं थे कांग्रेस के। और यही एक वजह है कि होली का मौका है, भाजपा जो विजय पार्टी है वो यहाँ पर रंग से सराबोर दिखाई दे रही है, लोग यहाँ होली मनाते दिखाई, लेकिन कांग्रेस लगातार विचार विमर्श की बातें कर रही। तो एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो परिणाम थे और जो माहौल था वो लगातार कांग्रेसी को तरह कहा जा रहा था कि इससे अच्छा माहौल कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता। अगर इस माहौल के बावजूद कांग्रेस नहीं आती तो ये सोचने वाली बात है। और उसी को लेकर जो हल्द्वानी से सुमित हृदय जो दिवंगत नेता प्रतिनिधि प्रदेश के सुपुत्र हैं, उन्होंने अपना किला यहाँ पर बचाया, कांग्रेस से उनको टिकट मिला, हुआ यहाँ पर विधायक बन के आए। और उसके बाद अब यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस का जो नारा लगातार लग रहा है, उस पर कहीं ना कहीं वो अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवाओं को लगातार जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, युवाओं को के हाथों कांग्रेस की कमान सौंपी जाए, इसको लेकर के उनका कहना है। और विचार विमर्श करने की बात कही गई है, मंथन करने की बात की गई है कि क्या यहाँ पर कमी रही, उसको लेकर के कांग्रेस को विचार विमर्श करने की जरूरत है और मंथन करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से विचार मंथन को लेकर के ये बात कही गई है, जरूर लगातार कांग्रेस के अंदर अभी भी कांग्रेस खेमे में लगातार
फूट देखने को मिल रही है। चुनाव के पहले भी यही फूट देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं खामियाजा जो भुगतना पड़ा कांग्रेस के, वो किसी के सभी ने देखा है। तो ऐसे में जो बंद कमरे का हवाला दिया जा रहा है, बंद कमरे का जिक्र किया जा रहा है, बंद कमरे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के जो ये नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें फिर एक बार ये आवाज उठने लगे कि इन नेताओं को उन बंद कमरे में मीटिंग में शामिल ना किया जाए और इन नेताओं को शामिल किया जाए? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का जो परिणाम सामने आए हैं और जो यहाँ पर जो बड़ी हार मिली है उनको, यूपी की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए, गोवा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, कहीं भी जो 5 राज्यों में चुनाव थे, कहीं भी सुखद परिणाम कांग्रेस के नहीं हुआ। और अब जो विचार विमर्श की बात की जा रही है, ये कांग्रेस के लिए अभी क्योंकि विचार विमर्श करने की बात की जा रही है और यहाँ पर लगातार कांग्रेस में और फूट होने की यहाँ पर आशंका जलाई जा सकती है। और यहाँ पर जो नाराजगी है कांग्रेस की, कई प्रकार से खामियां देखी गई। खुद जो सीएम के दावेदार थे हरीश रावत लालपुर से, वो हार गए और बहुत बड़े अंतर से हार गए। तो ये एक नाराजगी लोगों में है कि हवाई बातें कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही थी, जब तक तो काम नहीं किया जाता, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा था। इन सभी बातों का यहाँ पर लेखा जोखा होना है। और अभी कांग्रेस उत्तराखंड की बात करें, कांग्रेस में कई रंग यहाँ देखे जा सकते हैं, कई यहाँ बदलाव हो सकते हैं और कई प्रकार की बातें यहाँ पर जो कार्रवाई वो यहाँ पर हो सकती है। अब हाईकमान को देखना होगा कि जो यहाँ पर, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर उत्तराखंड में नया बनाया जाना है, तो किसको यहाँ पर जिम्मेदारी थी, युवाओं को क्या यहाँ पर जिम्मेदारी मिली, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी कांग्रेस की बात करें तो पूरी तरीके से हाशिए में है और जो जितने विधायक जीत के आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ाने की लगातार बातें अलग की जा रही, लेकिन वो खुशी और वो झलक उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती है। 70 जो प्रत्याशी थे, उन 70 प्रत्याशियों को इस बंद कमरे में बैठक के लिए बुलाने की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये 70 के 70 प्रत्याशी अभी भी कांग्रेस के साथ और इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या इनमें कोई तितर बितर नहीं हो सकते? देखिए योगेश, बहुत मुश्किल है। जो 70 यहाँ पर जो प्रत्याशी थे जिनको टिकट दिया गया था, जो लड़े थे कांग्रेस के खेमे से, वो एक मंच में इकट्ठा होकर जो उनसे विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि कई प्रकार से यहाँ पर सबसे बड़ा नाम कहा जाए हरीश रावत है और जो कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत है, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर कांग्रेस की जो नैया पार लगाने की बातें की जा रही थी, लेकिन वो परिणाम नहीं दे पाए। और 70 के 70 लोगों के साथ यहाँ पर बैठक करने की बात जरूर की जा रही है। एक कहीं ना कहीं राय दी गई है, उस राय को कहा जा सकता है कि कांग्रेस माना भी जाना चाहिए, क्योंकि जैसा परिणाम है उस तक इतना विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन एक मंच पे लाना, उनसे विचार विमर्श करना, कमियों को देखना और क्या यहाँ पर परिणाम वो देखना, ये बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से आप कांग्रेस यूथ का जो यहाँ पर नारे सामने बातें आ रही, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना होगा और एक नई सिरे से कांग्रेस के निर्माण को लेकर के युवाओं पे कहीं ना कहीं भरोसा जताया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल आपसे अमित, कि जिस तरीके से आपने हरीश रावत साहब का जिक्र किया, अब उनको लेकर के लगातार पार्टी में भी एक खेमे में लगातार आवाज उठ रही है, उनके खिलाफ तो एक खेमा ये कह रहा है उनके समर्थन में नजर आ रहा है। हरीश रावत खुद मुझे लगता है कि असमंजस में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा थे चुनाव के दौरान, वही अगर इस बैठक में शामिल नहीं होंगे तो कांग्रेस ऐसे कैसे कह सकती है कि उत्तराखंड में आने वाले समय में भी अभी वो अपने आप को, अपने संगठन को मजबूत कर पाएगी? देखिए, गुटबाजी की बात की जाए, उत्तराखंड में कांग्रेस की गुटबाजी लगातार देखी गई है। कई गुटों में कांग्रेस बढ़ती नजर आई है। हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा थे और मुख्यमंत्री का चेहरा माने जाते थे, लेकिन उसके बावजूद जो वाक्य पहले हुआ, हाईकमान में वो जाते हैं नाराजगी लेकर के, लेकिन उनका चेहरा घोषित कहीं नहीं किया जाता है। और यहाँ पर जो गुटबाजी थी, प्रीतम सिंह की बात करें, रंजीत रावत की बात करें, खुद प्रदेश प्रभारी की बात करें, वो खेमा कहीं ना कहीं हरीश रावत के खिलाफ दिखाई दिया। हरीश रावत को लालकुआं से पहले रामनगर से लड़ने की बात आ रही थी, लेकिन उनको वहां से ना लड़ा के लालकुआं भेजा गया। लालकुआं में कई प्रकार की चीजें सामने आई। तो ये सारी चीजें हरीश रावत जानते हैं, हाईकमान हरीश रावत का वजूद जानते हैं। अब उसको लेकर के हरीश रावत के साथ ये बैठक की जाती है, उनके बगैर ये बैठक की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के कहा जाता है, कांग्रेस की बात की जाए तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है उत्तराखंड में। और जैसे जैसे कांग्रेस यहाँ पर जो वाक्य होते रहेंगे, जनता के बीच में, हम सबके बीच में आता रहेगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस में क्या परिणाम आते हैं, क्या बदलाव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित चौधरी हमारे साथ हल्द्वानी से संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से
अभी भी अंतर्कलह देखने को मिल रही है कांग्रेस में, और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। दरअसल भले ही अभी सुमित हेदरेस की तरफ से ये कहा गया है कि जो 70 प्रत्याशी थे, कांग्रेस ने जिन 70 प्रत्याशियों को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, आखिर हार का क्यों सामना करना पड़ा। इन 70 प्रत्याशियों को बुलाया जाए और एक बंद कमरे में एक बैठक की जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए, मंथन किया जाए कि आखिर कांग्रेस को कहां चूक हो गई, कांग्रेस से कहां पर चूक हुई है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि चुनाव से पहले लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही थी, और लेकिन जो रिजल्ट आए हैं बिल्कुल विपरीत आए हैं कांग्रेस के। तो उत्तराखंड का लाल कुआं में रंगों के पर्व होली को लेकर उल्लास का माहौल है। बृहस्पतिवार की शाम शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। गन्ना और गेहूं के बालियों से पूजन कर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना की गई। इस बीच लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। इधर होलिका दहन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने रात भर गश्त की। इस मौके पर कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहें तो 2 दिन, चूंकि कल भद्रा भी लगने वाला है, उस चक्कर में 2 दिन की वजह से कल और परसों रंग होने की संभावना है। उसके लिए सर्वप्रथम तो आज हमारे द्वारा जहां पर भी होलिका दहन होगी वहां पर समुचित पुलिस बल लगाया गया है ताकि सकुशल संपन्न हो सके। और कल के लिए और परसों के लिए अलग से ड्यूटी लगाई जाएंगी ताकि दिन में कोई ये जो इस तरह से ये उपद्रवी तत्व टाइप के लोग शराब वराब पी के जो घूमते हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। लोग सौहार्द के साथ प्यार मोहब्बत में होली मनाएं, ये हमारा विशेष फोकस रहेगा। लोगों ने होलिका दहन किया और लगातार जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन का जिक्र करें तो वो भी लगातार सतर्क नज़र आया। रात भर गश्त लगाते हुए पुलिस नज़र आई है और पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके की कोई हुल्लड़बाजी ना हो, किसी भी तरीके का हुड़दंग ना हो, ताकि जो व्यवस्था बनाई गई है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था लगातार बनी रहे। और अगर उसमें कोई अवरोध उत्पन्न करता है, कोई हुल्लड़बाजी करता है, हुड़दंग करता है, तो कानून को तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एक तरफ जहां होली की धूम रही, तमाम राजनीतिक नेताओं ने होली खेली, भाजपा का प्रदेश कार्यालय सजाया गया, तो वहीं देहरादून स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ताला लटका मिला। कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे बंद नजर आए। कांग्रेस भवन में नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक कोई नजर नहीं आया। और इसे हार का कारण कहें या शर्मिंदगी का एहसास कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में होली की धूम गायब रही और गेट बंद नजर आया है और परिंदा तक नजर नहीं आया है। वहीं भाजपा कार्यालय में लगातार चहल पहल देखने को मिली है। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस को करारी हार मिलने के बाद अब होली के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में भी ताला लटका मिला है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूदगी रही लोगों की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचते रहे और होली के अवसर पर बीजेपी कार्यालय को सजाया भी गया था। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय नहीं कर पाई है और ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े करने अब शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री किसे चुनती है यह उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है और ऐसे में उनकी अपेक्षा है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं उन वादों को बीजेपी सरकार पूरा करे।
देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं, वहाँ एक दावेदार है या 100 दावेदार हैं, हमको इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है, तो हम सरकार से ज़रूर ये अपेक्षा करते हैं कि जो वादे उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से किए हैं, उन वादों को वो पूरा करने। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के लिए एक बार फिर से रिपीट हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत एक बार फिर से उत्तराखंड में मिला है और लगातार मुख्यमंत्री को लेकर के अब कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा इस बार उत्तराखंड में। दरअसल आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं और जिसके बाद अब ये कयासबाजी अटकलों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और तेज होता जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी का वो कौन सा नेता होगा जो उत्तराखंड की बागडोर एक बार अब उत्तराखंड की जनता को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। और उसी पर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार तंज कसती हुई भी नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार इस बात को अभी उठा रही है जोर शोर से कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जिन बातों को लेकर के चुनाव में उतरी थी, जिन बातों को लेकर के लोगों ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है, उन बातों पर भारतीय जनता पार्टी को खरा उतरना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर हल्द्वानी विधानसभा सीट से जीते कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस को आशा है कि अनुरूप के परिणाम नहीं मिल पाए हैं और जिसको लेकर उन्हें प्रदेश में मंथन के लिए प्रभारी बनाया गया है। वहीं हल्द्वानी विधायक का कहना है कि वोटिंग को लेकर उत्तराखंड में 70 प्रत्याशियों के बंद कमरे में बैठक होकर विभिन्न बिंदुओं पर मंथन होना चाहिए, जिससे विधानसभा में मिले जनादेश को लेकर परिणामों तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने उन्हें हल्द्वानी से मौका दिया है, इसलिए वह हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित रहेंगी। वहीं उन्होंने होली के मौके पर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं हल्द्वानी विधानसभा के विकास को लेकर हमेशा जनता के बीच उपस्थित रहने की बात भी कही। तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मंथन की ज़रूरत है और एक बंद कमरे में मंथन करना चाहिए। 70 प्रत्याशियों को बुलाना चाहिए और उन 70 प्रत्याशियों के साथ एक बैठक करनी चाहिए। तो होली का उत्सव जहां आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में चतुर्दशी के दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहां का परंपराओं में चतुर्दशी के दिन ग्रामीणों द्वारा यहां के मंदिरों में होली गायन किया जाता है। परंपरा है कि हर वर्ष चतुर्दशी के दिन मां भगवती को होली की बधाई दी जाती है। इसके बाद रात्रि में होलिका दहन किया जाता है, जो वर्षों से चली आ रही है परंपरा का एक अनोखा जोड़ है। के दिन मंदिरों में होली मनाने लोग पहुंचते हैं। मां भगवती को होली की बधाई भी दी जाती है। इस अवसर पर लोगों का जमावड़ा लगता है। लोग नाचते और गाते भी नजर आते हैं, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं, गले मिलते हैं। चतुर्दशी के दिन मंदिरों में होली गायन का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोग उपस्थित होते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और वहां पर हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। चतुर्दशी के दिन मंदिरों में होली गायन का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग पहुंचते हैं और गाने बजाने के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। बड़ी ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है।
लोग गाने बजाने के साथ नाचते हुए भी दिखते हैं, थिरकते हुए भी नजर आते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक दूसरे को बधाई देते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। मां भगवती को भी होली की बधाई दी जाती है इस दिन। जहां एक तरफ होली खुशी और हर्षोल्लास का पर्व है, वहीं रंग और गुलाल के इस पर्व में लोग मदमस्त होकर शहर के लोग एक्सीडेंट का शिकार भी हो रहे हैं। वहीं दून अस्पताल के डॉक्टर अमित वरुण ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या अब तक 50 से अधिक हो गई है। आज कितने पेशेंट आ गए सर होली के? 50-60% आ गए हैं। मैक्सिमम जो पेशेंट है मतलब कि रोड एक्सीडेंट के और मारपीट वाले ज़्यादातर आ रहे हैं यहाँ पे होली की वजह से। और आने की उम्मीद है शाम तक, क्योंकि होली तो शाम तक चलेगी। अब तो ज़्यादा है। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के पैठाणी से 2 किलोमीटर दूर मैक्स दुर्घटना होने से वाहन में सवार 14 लोगों में से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। 2 लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में छुट्टी दे दी गई है। वहीं हालात गंभीर देखते हुए 8 लोगों को जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ये चमोली और पौड़ी के बॉर्डर पर एक गांव बिसौना है। बिसौना गांव से कुछ लोग ये होली खेलने आए थे, पैठानी तो जिनके नज़दीक पड़ता है वहाँ से, और इन्होंने होली खेलने के बाद वापस जा रहे थे तो इनका वाहन जो है पैठानी से आगे 2 किलोमीटर लगभग जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक आदमी मौके पर ही मृत्यु हो गई और 13 आदमियों को हॉस्पिटल पावो में लाया गया, जहाँ पर जो 3 आदमियों की मृत्यु हो गई और बाकी शेष को जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफर किया गया, जिनका उपचार चल रहा है। और बाकी को जो यहाँ से भी जो आदमी ज़्यादा गंभीर स्थिति थी उनको श्रीनगर हॉस्पिटल भेजा गया। 15 लोग इस एक मैक्स में सवार थे, तो ये हमारे पास अभी आए हैं 8 लोग आए हैं, जिनका हमने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट डाला है। जिनमें से कुछ क्रिटिकल पेशेंट थे, उन्हें हमने 3 या 4 पेशेंट को अभी हम इलाज चल रहा है। कुछ पेशेंट का अभी तक हमने 3 पेशेंट IH सेंटर में रेफर किया है क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल थी, और बाकी जो 4 से 5 पेशेंट हमने। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।